students of class 8, welcome back in my class। पिछले क्लास में मैंने आपको डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया से इंट्रोड्यूस किया था, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था। आज के क्लास में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि इन यूरोपियन कंपनीज के बीच व्यापार में अधिकार के लिए किस प्रकार राइवलरी शुरू हुई, प्रतियोगिता शुरू हुई, कंपटीशन शुरू हुआ और उसके परिणाम क्या हुए। तो शुरू करते हैं। राइवलरी इन ट्रेड। मर्केंटिलिज्म, it was a policy of the government in different countries of Europe related to the mercantile activity in that country। यानी कि यूरोप के विभिन्न देशों में वहां की सरकारों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि काफी प्रॉफिटेबल धंधा था, जो पॉलिसी अपनाई वही मर्केंटिलिज्म कहलाया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट वाज अ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी in order to create profits by a strict control of trade to strengthen the power of nation। चूंकि इस व्यापार से सरकार या तो सीधे जुड़ी हुई थी या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी। जो मुनाफा या व्यापारी कंपनियां कमाती थी उसमें से अच्छा खासा उसका भाग रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को मिलता था इन फॉर्म ऑफ टैक्स। इसलिए और ये टैक्स देश की ताकत को बढ़ाने में सहयोग देता था, क्योंकि जैसे ही इनको ज़्यादा टैक्स आता था ये तरह तरह के कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। उनका जो है मिलिट्री का स्ट्रेंथ बढ़ता था, साथ ही साथ एक अच्छा जो है उसके पास जो है रेंज ऑफ इनकम होने के कारण उनका जो है देश और समाज थोड़ा समृद्ध होता था। सो इट वाज अ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। समझिए, या राष्ट्रीय जो है उनका आर्थिक नीति हो गया था। इसमें व्यापार के माध्यम से अधिक धन प्राप्त करके कैसे देश की ताकत को बढ़ाया जाए। प्राचीन काल से, फ्रॉम एंशिएंट पीरियड, द ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप वाज वेरी मच पॉपुलर। भारतीय सामानों का यूरोप में बहुत बड़ा बाजार था और इसलिए पुश्तैनी से यूरोप के डिफरेंट व्यापारिक घराने इस व्यापार में शामिल थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि 1096, कहने का मतलब है कि जो क्रूसेड का जो पीरियड होता है शुरू 1096 टू 1290, इस समय मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेंस का जो खेल हुआ, खास करके एशिया, यूरोपीय और अफ्रीका के जंक्चर पे, उसमें मुस्लिम लोग तुर्की सुल्तान के लीडरशिप में भारी पड़े और इसके कारण जो व्यापार लैंड रूट से यूरोप को होता था भारत से या गल्फ ऑफ पर्सिया से होता था, सी रूट से होते हुए, ये दोनों लगभग जो है रुक गए, बंद हो गए। अब यूरोप के लोगों के सामने मुश्किल आ गई कि भारत के साथ या दक्षिण पूर्व एशिया या ईस्ट से व्यापार जो है किस प्रकार से कंटिन्यू किया जाए। नए रास्ते तलाशे जाने लगे। नतीजा यह हो गया कि वास्को डी गामा को इसमें सफलता मिलती है, जो एक पोर्तुगीज था वह भारत आता है और यहाँ कुछ समय जो है अकेले एक पोर्तुगीज कंपनी व्यापार करती है। चूंकि व्यापार के लिए जो है उसने रूट खोजा था फ्रॉम पोर्तुगाल टू इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप, उसने इसको सेक्रेट के रूप में रखा। यूरोप के दूसरे देशों को वास्तव में यह राज पता ही नहीं था कि भारत जाया कैसे जाता है। घटनाएं कुछ इस प्रकार से घटती है कि अंत में इंग्लैंड को और इंग्लैंड के माध्यम से दूसरे यूरोपीय देशों को ये रूट किससे होकर जाता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में पता चल जाता है। और तब क्योंकि भारत से व्यापार करने का
काफी उत्साह था। जैसे ही रूट पता चलता है तो हर देश ने अपने अपने स्तर से पहल किया, इनिशिएटिव लिया। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन 31 दिसंबर 1600 ने ईस्ट इंडिया कंपनी, एक नई कंपनी का गठन किया गया था, उसको थ्रू ए चार्टर मोनोपोली राइट दे दिया ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए 15 ईयर्स के लिए। इसमें वास्तव में इंग्लैंड के राजघराने का भी इस कंपनी में हिस्सेदारी था, उनका भी काफी सहयोग था। और ये चूंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कंपनी के रूप में आई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इसके, इसलिए यह व्यापार से संबंधित सारे पॉलिसी डिसीजन जो है इस कंपनी के द्वारा इस ढंग से किए गए ताकि तेजी से इस कंपनी का व्यापार जो है पूरा में बढ़ सके। और लेकिन चूंकि मोनोपोली राइट इंग्लैंड में दिया गया था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो प्रॉफिट जो है ईस्ट के साथ व्यापार करने में इतना अधिक था कि इंग्लैंड की ही और दूसरी कंपनियां अपने आप को नहीं रोक सकी। उन लोगों ने वहां के व्यापारियों में भी कुछ इस प्रकार के अपने प्राइवेट कंपनी अलग अलग से बनाए और उतर गए मैदान में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के राइवल कंपनी के रूप में खुद इंग्लैंड की कंपनियां आ गई, व्यापार के लिए वो लोग भी आने लगे। यह अलग बात है कि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रिसोर्स के आधार पे इतना मजबूत हो चुका था कि दूसरी इंग्लैंड की कंपनी जो है खास करके पूरे में व्यापार करने के क्रम में इसके सामने नहीं टिक सकी। लेकिन दूसरे देशों की और कंपनियों, वो पहले से ही पुर्तगाल की थी, बाद में डच, डेन और फ्रेंच भारत में आते हैं और इन लोगों ने भी अपने ट्रेड ऑपरेशन शुरू करते हैं। इन कमिंग ईयर्स इन इंग्लैंड मेनी rival companies started trade operation with the East due to high profit. Since the Portuguese came first in India and very succeeded in establishment of different trade centers. भारत में इन पुर्तगीज लोगों ने जहां ज्यादा ट्रेड की संभावना थी, ज्यादा प्रॉफिट की संभावना थी, वहीं पुर्तगीज लोगों ने अपने ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किए गए थे। और ये सेंटर्स खास करके ऐसे स्थान पर वेस्ट कोस्ट में थे जहां लोकल रूलर के मिनिमम इंटरवेंशन थे, ताकि लोकल रूलर के प्रभाव से भी बचा रह सके और ट्रेड से संबंधित मैक्सिमम मुनाफा भी ये पुर्तगीज कमा सके। इसी क्रम में उसने कालीकट, सालसेट, गोवा, दामन, दीव एक्सेट्रा इन सारी जगहों पर उसने अपने जो है ट्रेड फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया। जो नई कंपनी आई वो है ना 1608 में सबसे पहली बार जो है वास्तव में इंग्लिश आते हैं और बाद में 1630 में सूरत में वो फैक्ट्री खोलते हैं। धीरे धीरे डच, डेन और फ्रेंच जो आते हैं उसने भी अपनी कैपेसिटी में जितनी उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से डिफरेंट ट्रेड सेंटर्स पर अपने फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया, ऑपरेट करना शुरू किया। और इस तरह से भारत में भारतीय व्यापारी जो इंडियन ओरिजिन के ट्रेडर्स थे और इंडियन ट्रेड सेंटर्स पर जिनका वर्चस्व था वो तो व्यापार कर ही रहे थे। इन यूरोपियन कंपनीज के आ जाने से मैदान में अब जो है प्रतिद्वंदिता यानी कि व्यापार में, ट्रेड में कंपटीशन काफी टफ हो गया। With the rise of the numbers of trade operating companies, competition in trade became tough और resulted the lowering of profit. स्वाभाविक है, जब है ना ढेर सारी कंपनी आ गई तो जो कम दाम पर जो है यहाँ क्या प्रोडक्शन खरीद लेते थे मैन्युफैक्चरर के से, वो अब मैन्युफैक्चरर को थोड़ा ज्यादा दाम देने लगे तो इनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ। फिर भी इट वाज सो मच lucrative that every trading company tempted and tried their best to grab maximum trade and related territory. तो इनका ट्रेड टैक्टिस वास्तव में क्या था, जो पॉलिसी अपनाई ट्रेड में वास्तव में बाय इंडियन मर्चेंडाइज ऑन द लोएस्ट कॉस्ट। व्यापार का सूत्र ये फार्मूला ही खरीदना है तो सबसे कम में खरीदना, जितने से कम दाम पे हो सकते हैं, और सेल मोस्टली इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ऑन द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ से क्योंकि इंडिया जो उस समय में जो था एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में था, बहुत सारी जो चीजें थी भारत में उसकी फिनिशिंग और प्रोडक्शन इतना फाइन था कि देयर वाज नो मैच इन द वर्ल्ड, और इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। तो इनको ये खरीदते थे भारत से और यूरोप में मुंह मांगे दाम पर बेचते थे। इस प्रकार के इतने हाई प्रॉफिट
के कारण इन सारी कंपनियों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो है काफी स्टिफ कंपटीशन जो है स्टार्ट किया। एक दौर शुरू हुआ टफ कंपटीशन का, जिसमें मार मारी होगी, कह सकते हैं कि इनके बीच गला काट प्रतियोगिता होगी। और इस प्रतियोगिता के कारण जो है आगे चलकर क्या होता है हम देखते हैं फिर इसमें स्लाइड में, नए स्लाइड में। ना इन इंडिया द डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज adopted very much aggressive policy in their trade operations. After especially the death of the last great Mughal Aurangzeb, different European companies in India started to adopt aggressive policy after the death of Aurangzeb. क्योंकि लेटर मुगल की जो स्थितियां हैं भारत में आप परिचित हैं कि उसके समय में धीरे धीरे जो है मिलिट्री पावर यानी कि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल इन इंडिया डिटेरियोरेटेड वेरी फास्ट, बहुत तेजी से इनका पतन होता है। और ऐसे में इन यूरोपियन कंपनीज को फ्रीडम मिल जाता है, छूट मिल जाता है। लोकल जो है जो रूलर्स हैं भी वो इस पर ये कंप्लीट चेक नहीं रख पाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, कमांड नहीं रख पाते हैं। इस तरह ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना शुरू करते हैं। एंड इट रिजल्टेड इन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, skirmishes and ultimately full-fledged wars in order to expand the trade and territory under control. कुल मिला के इन कंपनियों के बीच उनके व्यापार ऑपरेशन के दरमियान तरह तरह से नोक-झोंक, तरह तरह के विवाद, डिस्प्यूट्स, छोटे मोटे जो है सैनिक झड़प और फिर फुल-फ्लेज वार के रूप में उनके ये मतभेद इस कंपटीशन के कारण सामने आते हैं। न सिर्फ इंडिया में इनके बीच जो इस प्रकार का स्टिफ गलाकाट जो है प्रतियोगिता शुरू हुआ, बल्कि यूरोप से इंडिया का जो ट्रेड रूट था सी होते हुए, सी ट्रेड रूट, वहां भी एक कंपनी जो है अपने राइवल कंपनीज को तरह तरह से मात देने की पॉलिसी अपनाने लगे, उनको पीछे छोड़, उनको किसी तरह से हरा देने, उनको पीछे छोड़ देने की पॉलिसी अपनाने लगा। और इस क्रम में उन्होंने किया क्या, ऑन सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, पीरेटिंग, समुद्री टाकेबाजी पर टाकेजनी बढ़ गई, समंदर में खुलेआम अब जो है कह सकते हैं कि प्रोफेशनल डाकेजनी की जाने लगी। ड्रॉनिंग ऑफ शिप्स, जो राइवल कंपनी जो होती थी घेर कर उस कंपनी के जहाज को समंदर में डुबा दिया जाता था, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते थे। इस तरह जिस कंपनी के पास जो है मिलिट्री माइट नहीं था, ठीक ठाक जो है उसके ट्रेंड सोल्जर उनके जो है फ्लीट पे नहीं होते थे, सामान्यतः वो भारत में व्यापार करने में पिछड़ने लगे। और यही कारण है कि जहां तक पोर्तुगीज जो है ने अपने वेस्ट कोस्ट में जितने भी उनके फैक्ट्रीज थे, ट्रेड सेंटर्स थे, सिर्फ वहीं तक सिमट गए। और उन्होंने जो पहले एम्बिशन था भी कि भारत के अंदर आकर जो है अपने टेरिटोरियल जो है एम्बिशन को जो ग्रैब करने का जो है उनकी इच्छा थी, उसको उसने दूर कर दिया, छोड़ दिया सदा के लिए। और सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पर सिमट कर रह गए जो वहां ट्रेडिशनली ऑपरेट कर रहे थे। नए रीजन में उसने आने की हिम्मत ही नहीं। डच और डेन ये सब ड्यूट कर गए। डेन ने यहाँ को इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया यहाँ के किसी प्रकार के जो है ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी में। वहीं डच लोगों ने भी जो है अपने सारे जो जितने भी ट्रेड सेंटर्स थे यहाँ, वो इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी को देकर यहाँ से रवाना हो गए, चले गए। और खास करके चूंकि उनका इंटरेस्ट जो है स्पाइस ट्रेड में था, तो इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीप में, आइलैंड्स में ये जो है चले गए। तो इस तरह से भारत में कंपटीटर के तौर पे दो ही मुख्य कंपनी रह गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन एंड द फ्रेंच। तो इन दोनों कंपनियों के बीच अब यह व्यापार जो है काफी जो है का जो वास्तव में राइफलरी है, राइफलरी इन ट्रेड, वो काफी अधिक बढ़ गया। फाइनली साउथ इंडिया में जो आज वास्तव में कुछ वो रीजन है, इसे कर्नाटिक रीजन कहते हैं, आज संयोग की बात है कि ये तमिलनाडु का हिस्सा है, वो सारा रीजन 3 लगातार जो है वन आफ्टर अनदर युद्ध होते हैं 1744 से 63 में फॉर द डोमिनेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। हालांकि इसमें लोकल रूलर
का जो है वास्तव में पक्ष लेकर किया गया था। वहाँ के कुछ लोकल रूलर्स थे, एक ने दूसरे को फेवर किया, हाँ किसी अगर गिराने में कॉन्स्पिरेसी जो हुई, वहाँ के रॉयल कोर्ट्स में जो आया थ्रिफ्ट आया, उसका लाभ लेकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे को सामने आए, जिसमें अंततः ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी विक्टोरियस हुई। और उसी समय तो इस बीच में ही चूंकि बंगाल में इन बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी जीत मिली थी और एक बहुत बड़ा रिसोर्स एरिया मिल गया था, इसलिए फ्रेंच जो है इनके सामने टिक नहीं सके, क्योंकि उनके पास जो है मिलिट्री और मटेरियल दोनों ही रिसोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपटीशन में काफी जो है लिमिटेड हो गए थे। और इसी वास्तव में सुपेरियरिटी का फायदा उठाया इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, एंड फाइनली डिफीटिंग द आर्क राइवल French East India Company in trade, ultimately became successful in colonized India, defeating all the contemporary Indian powers. भारत में उस समय जो भी शक्तियां प्रांतीय स्तर पर थी, वो चाहे मराठे हो या बंगाल के नवाब हो, अवध हो या मुगल बादशाही क्यों नहीं हो, दक्षिण में निजाम या मैसूर का राज, सिख पंजाब में थे, है ना, ये सारे के सारे सिंध के इलाके हर जगह अंग्रेज विजयी हो गए। इस तरह से हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे यूरोपियन कंपनीज को प्रतियोगिता में, राइवलरी में पीछे छोड़ दी और भारत में पुनः आगे चलकर सारे कंटेम्पररी रीजनल पावर्स को हरा करके एक कॉलोनी स्थापित करने में सफल होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन पावर्स को वन आफ्टर अनदर सबड्यूट कर दी और एक कॉलोनियल पावर के रूप में अपने आप को भारत में स्टैब्लिश कर लिया। तब तक आप इंतजार करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।